हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजन कैम्प क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने शुरू की थी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन की वीडियोस बनाना। तो हम दो वीडियोस बना चुके हैं। सबसे पहली वीडियोस थी हमारी केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर और दूसरी वीडियो हमने बनाई है सॉल्यूशन पे। आज तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स जो है उस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हर साल आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपके तीनों लेवल पे दे रखा है। एनसीईआरटी मतलब 12th लेवल पे, यूजी लेवल पे और पीजी लेवल पे। तो क्वेश्चंस जो है उनका लेवल जो है वो उसी के अकॉर्डिंग वेरी भी करता है। ठीक है। टेस्ट सीरीज का आपको पता ही है कि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं मार्च से, और फरवरी से आपको कुछ कंटेंट भी देने वाले हैं। ये कंटेंट है डिटेल में, आप हमारा डिटेल्ड जो शेड्यूल है हमारा टेलीग्राम चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ आइडियल गैस जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट इज, मतलब ये पूछ रहा है कि जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू जे टी से, उसके लिए आइडियल गैस की वैल्यू जो है वो कितनी होती है। ठीक है। तो देखो म्यू जे टी जो जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू जे टी बराबर डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच। ठीक है। अब जो म्यूजेटी होता है ये हम तीन केसेस लेके चलते हैं इसके लिए। पहला केस है जब कूलिंग हो रही हो। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले जूल थॉम्सन इफेक्ट के बारे में बता देती हूँ कि जूल थॉम्सन इफेक्ट क्या होता है। तो जो जूल थॉम्सन इफेक्ट होता है उसमें ये बोला जाता है कि इसमें गैस एक्सपेंड करती है, गैस एक्सपेंड करती है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ। ठीक है। और कंडीशन कैसी है यहाँ पे, एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली का मतलब क्या है, हीट चेंज जो है डी क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। ये जूल थॉम्सन इफेक्ट होता है। हम अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं कूलिंग के केस की। आपको पता है कि कूलिंग के केस में क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। पहले टेम्परेचर ज्यादा था, अब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो डी टी जो है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। और डीपी तो नेगेटिव ही है हमेशा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या जा रहे हैं, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ। मान लो पहले P1 है, बाद में प्रेशर P2 है, P1 इज ग्रेटर देन P2 है, तो डीपी निकालोगे आप। डीपी कैसे निकालोगे, P2 माइनस P1। तो चूंकि P1 ज्यादा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीपी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है। तो डीपी हमेशा क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। तो देखो कूलिंग के केस में म्यू जे टी कितना आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो डी टी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। डीपी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो म्यू जे टी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये तो आपसे आइडियल गैस के लिए पूछा है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन बन सकता है कूलिंग के केस में म्यू जे टी की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको क्या बताना है, म्यू जे टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ऐसे ही दूसरा केस आता है जिसमें हीटिंग की बात करते हैं हम। तो आपको पता है कि हीटिंग के केस में डी टी क्या है, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। T2 बढ़ जाएगा, तो T2 बढ़ जाएगा तो T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो D2 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और डीपी तो नेगेटिव ही है, क्योंकि हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ गैस एक्सपेंड होती है। तो म्यूजेटी क्या आ जाएगा यहाँ से, पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब हीटिंग के केस में म्यूजेटी हमेशा क्या होने वाला है, नेगेटिव। ठीक है। अब हमारे पास में आइडियल गैस वाला केस आता है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि ना तो कूलिंग हो रही है, ठीक है, और ना ही हीटिंग हो रही है। कूलिंग और हीटिंग में से कोई भी नहीं हो रही है। तो ये कौन सा केस है, आइडियल गैस वाला केस है, जिसमें ना ही तो कूलिंग होती है और ना ही हीटिंग होती है। ठीक है। अब ना ही तो कूलिंग हो रही है और ना ही हीटिंग हो रही है, इस केस में क्या होता है कि जो एनर्जी का कंजम्पशन जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स था, अट्रैक्शन फोर्स था, उसको उसको कम करने में कंज्यूम नहीं हो रही है। अगर उसको कम करने में कंज्यूम नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी क्या है, यहाँ पे जीरो है। अगर इंटरनल एनर्जी जीरो है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, जीरो। तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, डी टी जीरो है, तो अब यहाँ पे देखते हैं म्यू जे टी कितना आएगा। तो म्यू जे टी बराबर डी टी क्या है, जीरो, और डीपी क्या है, नेगेटिव। ठीक है। तो जीरो को अपन किसी से भी डिवाइड करें तो क्या ही आना है, जीरो आना है। तो म्यू जे टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, शून्य, जीरो। ठीक है।
तो ये इस तरीके से सवाल था। अब यहाँ पे ये दोनों क्यों बताया मैंने, कूलिंग और हीटिंग वाला केस। हो सकता है पहले आरपीएससी ने आइडियल गैसेस के लिए पूछा है, अब आपसे कूलिंग के लिए पूछ ले और हीटिंग के लिए पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है कि कूलिंग के लिए नेगेटिव होता है और हीटिंग के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलो आज का दूसरा क्वेश्चन है अपना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन इज 35.3 किलोजूल पर मोल एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। द एंट्रोपी चेंज इन द ट्रांजिशन ऑफ वेपर टू लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हमसे ये क्या पूछ रहा है, एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, एंट्रोपी चेंज मतलब डेल्टा एस। दे क्या रखा है इसने, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है, मतलब ये HV दे रखा है 35.5 किलो जूल पर मोल। दूसरा इसने बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, TB मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर दे रखा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदलेंगे अपन, तो इसमें 273 प्लस 80 करोगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकालना है आपको, एंट्रोपी चेंज इन वेपराइजेशन, तो डेल्टा एस वी बराबर होता है HV अपॉन TB। सही है, तो क्या आ जाएगा, HV कितना दे रखा है 35.5 किलो जूल है, तो किलो के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी 1000 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे 273 में आप 80 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 8 7 15 और ये 3, तो ये कितना आ जाएगा 353। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इस पॉइंट से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब ये जो 100 जूल पर केल्विन पर मोल, यूनिट तो आपको पता चल गई ना। देखो HB जो है इसकी यूनिट क्या है, जूल पर मोल, टेम्परेचर की यूनिट क्या है केल्विन, तो ये केल्विन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पर केल्विन, तो जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब आप सवाल को ध्यान से पढ़ो आगे से, जहां आप ये गलती करने की पॉसिबिलिटी, आप क्या करोगे 100 जूल पर केल्विन पर मोल को सही कराओगे, लेकिन ये गलत आंसर है। आंसर क्या है, माइनस का 100। क्यों, क्योंकि इसने पूछा है वेपर टू लिक्विड, मतलब इसने बात किसकी करती है, कंडेंसेशन की करती है, और हमारे पास जो वैल्यू आई है 100, ये किसके लिए आई है, वेपराइजेशन के लिए। किसके लिए आई है, वेपराइजेशन के लिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कंडेंसेशन। अगर ये पूछता चेंज इन द ट्रांजिशन ऑफ द लिक्विड टू वेपर, तो हमारा ये आंसर होता, लेकिन ये पूछ रहा है वेपर टू लिक्विड, मतलब कंडेंसेशन के लिए बात कर रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, -100। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप जब भी सवाल को पढ़ो तो आपको हर एक वर्ड पे ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -100। थर्ड क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल SO3 फॉर फ्रॉम SO2 एंड O2, मतलब SO2 और O2 से SO3 बन रहा है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बाय 97000 जूल एट 300 केल्विन। When the reaction is carried out at 1 atmospheric pressure in a bomb calorimeter, what is the value of delta H for the reaction? delta H पूछ रहा है हमसे। ठीक है, इसने दे क्या रखा है यहाँ पे, अब ये बोल रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल SO3 फ्रॉम SO2 एंड O2 इज दिस, मतलब इसने हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, डेल्टा U दे रखा है। डेल्टा U कितना दे रखा है, 97000। अब इसने दे रखा है कि एक्सोथर्मिक है, मतलब ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है। तो यही चीज यहाँ पे सवाल में पढ़ने की थी कि आपको यहाँ पे ये इसके आगे साइन नहीं लग रहा, तो ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव में है, हमको इस एक्सोथर्मिक पे ध्यान देना था कि एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो डेल्टा U की वैल्यू दे रखी है, ये टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। अब आप सभी को पता है कि डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है, डेल्टा H हमसे पूछ रहा है, डेल U कितना दे रखा है, -97000 प्लस डेल्टा NG क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है आपका डेल्टा NG। बात किसी करनी है यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स की, तो आपको पता है यहाँ पे कितने हैं प्रोडक्ट में, एक गैसियस मॉलिक्यूल है तो एक, यहाँ पे कितने हैं 1, और 1/2 कितना होता है 3/2, तो 1 माइनस 3/2, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, मतलब माइनस का 0.5। तो यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी रख देती हूँ मैं, -0.5। सही है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है जूल में, 8.3, और टेम्परेचर कितना है केल्विन में 300। ठीक है,
अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा आपका 1 2 4 5। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो आगे माइनस लगा दिया मैंने, और ये -97000 एज इट इज आ जाएगा। आप इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पे क्या आ जाएगा -98245। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपको यहाँ पे ध्यान सिर्फ इस बात पे देना था कि एक्सोथर्मिक दे रखा है तो यहाँ पे आगे माइनस लगाना है, बाकी तो आप फॉर्मूला लगाओगे तो आसानी से आपसे ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और बस हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डेल्टा एन जी मतलब गैसेस मॉलिक्यूल्स लेने हैं। मान लो यहाँ पे कोई सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, तो हम उसको यहाँ पे काउंट नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनट्रू स्टेटमेंट अबाउट डिबाय टी क्यूब लॉ, कि जो डिबाय टी क्यूब लॉ होता है उसके लिए अनट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है, गलत स्टेटमेंट बताना है। टेम्परेचर 0 से 15 केल्विन के बीच में है, Cp बराबर Cb, ये स्टेटमेंट सही होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ Cp बराबर Cb बराबर ए टी क्यूब, ये जो डी बाई टी क्यूब लॉ है यही बोलता है Cp बराबर Cb बराबर ए टी क्यूब, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। द एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट टेम्परेचर इज डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ Cp वर्सेस Ln T। तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलता है हमको Cp वर्सेस Ln T ही मिलता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है सही। द एब्सोल्यूट एंट्रोपी इज डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ Cp वर्सेस T, तो ये गलत हो जाएगा। ग्राफ किसके बीच में मिलता है हमको Cp वर्सेस Ln T के बीच में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड। मतलब आपको ये चार स्टेटमेंट दे रखी हैं, चार रिएक्शंस दे रखी हैं, आपको इनको पढ़ना है, फिर आपको बताना है कि किसके केस में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इनमें से किन किन रिएक्शन के केस में एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो देखो, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लिक्विड इनटू अ सॉलिड, लिक्विड से क्या बन रहा है सॉलिड बन रहा है। लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो रैंडमनेस जो है वो क्या हो रही है कम हो रही है, और रैंडमनेस कम होने से एंट्रोपी जो है वो भी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, क्योंकि एंट्रोपी होती क्या है डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। अब जो कि हम क्या करते हैं कि गैस से अगर लिक्विड जाएंगे और लिक्विड से सॉलिड जाएंगे तो रैंडमनेस जो है वो कम होती जा रही है, तो इनकी एंट्रोपी भी कम होती जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि गैस के लिए एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड के लिए और फिर सॉलिड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं तो इसके लिए एंट्रोपी क्या होगी कम होगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिक्रीज होगी। रेजिंग टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्रॉम 0 केल्विन टू 100 केल्विन। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग टेम्परेचर रेज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के जो है उनकी काइनेटिक मोशन बढ़ जाएंगे उनके बीच में, जिसकी वजह से इनमें रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस जो है वो बढ़ जाएगी, तो एंट्रोपी क्या है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड NaHCO3। अब सॉलिड NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट का डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे Na प्लस और HCO3 माइनस। तो यहाँ से आप देख रहे हो पहले एक ही मॉलिक्यूल था, अब यहाँ पे दो आयन बन चुके हैं, तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी, मतलब एंट्रोपी जो है वो बढ़ जाएगी, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। H2 से 2H, मतलब यहाँ भी देखो ये H2 मॉलिक्यूल है, यहाँ से क्या बन रहे हैं दो हाइड्रोजन के एटम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक मॉलिक्यूल था यहाँ पे दो, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो गया ना इसमें से इस तरीके से। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएट हो गया तो नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मॉइटी बढ़ जाएंगी, इसलिए एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको पता चल गया कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये जो तीनों है इन केसेस में एंट्रोपी बढ़ रही है और फर्स्ट के केस में कम हो रही है। तो सवाल यही पूछ रहा है कि किस किस केस में एंट्रोपी बढ़ रही है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत हो जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ सही हो जाएगा, इसमें फर्स्ट आ रहा है दोनों में तो ये क्या हो जाएंगे गलत, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी चीज का ध्यान रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है बस, कि गैस के केस में एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। ठीक है, और टेम्परेचर रेज करने पे एंट्रोपी जो है वो बढ़ती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एसर्शन रीजनिंग का सवाल है ये। एंट्रोपी ऑफ अ सॉलिड एट एब्सोल्यूट जीरो इज फाउंड टू बी जीरो, ये दे रखा है एसर्शन, रीजन दे रखा है नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स फॉर सॉलिड इज 1 एट एब्सोल्यूट जीरो। आप सभी ने थर्ड लॉ पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें क्या बोलते हैं हम कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, कैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, जो कि परफेक्टली ऑर्डर्ड है, कैसा है परफेक्टली ऑर्डर्ड है। तो जो परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके लिए एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे एंट्रोपी जो है वो क्या होती है जीरो होती है, यही पढ़ते हैं हम। ठीक है,
तो ये वाला असर्शन जो है वो सही है, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग। फिर इसमें रीजन दे रखा है नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स फॉर द सॉलिड इज 1 एट एब्सोल्यूट जीरो। तो ये रीजन भी सही है, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो पे हम लोग बोलते हैं कि सॉलिड जो है वो एक ही स्टेट में पॉसिबल हो सकता है, तो एक ही माइक्रो स्टेट उसकी पॉसिबल हो सकती है, इसलिए उसके लिए एंट्रोपी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। तो हमको कौन सा ऑप्शन देखना है कि बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आ इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है when 4 liters of an ideal gas expands isothermally वैक्यूम को गोला कर रही हूं मैं, until its total volume is 20 लीटर, कैलकुलेट द वर्क डन गिवन आर। अब आप सभी को पता है इतनी वैल्यूज दे रखी है, आप सभी क्या करेंगे, उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे कि वर्क डन का फॉर्मूला लगा करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पर इसको सॉल्व करना ही नहीं है, आपको सिर्फ इस सवाल को ध्यान से पढ़ना था और इस वैक्यूम वर्ड पे ध्यान देना था कि वैक्यूम जो होता है उसका मतलब क्या है, फ्री एक्सपेंशन है। क्या है, फ्री एक्सपेंशन। और फ्री एक्सपेंशन जो होता है उसके लिए हमेशा वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। अब ये वैल्यू चाहे कुछ भी दे दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वैक्यूम वर्ड पढ़ते ही वर्क डन जो है वो क्या कर देना है, जीरो कर देना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन एट 298 केल्विन इज नोट जीरो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये बोल रहा है कि चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से किसके लिए स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो जीरो नहीं होती है। हम जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि जो एलिमेंट जिस फॉर्म में पाया जाता है अगर वो उसी फॉर्म में है तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो जीरो होती है। जैसे कि मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में मिलती है, तो इसके लिए एंथैल्पी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ऐसे ही Br की बात करते हैं तो Br2 जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में अगर आपको दे रखा है तो मतलब इसके लिए स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे Br2 के ब्रैकेट में क्या लिख रखा है, गैस, तो इसके लिए स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन जीरो नहीं होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, Br2। अब आप देखो Cl2 गैस की फॉर्म में पाया जाता है, तो ठीक है इसके लिए मोलर एंथैल्पी जीरो होती है। N2 ये भी गैस की फॉर्म में होता है तो ये भी सही है, O2 गैस की फॉर्म में होता है ये भी सही है। ठीक है, तो आपको यही देखना है कि जो भी एलिमेंट अगर जिस फॉर्म में पाया जा रहा है उस फॉर्म में तो उसकी मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो जीरो होगी। अगर उसके अलावा कोई और फिजिकल स्टेट दे रखी है तो उसके लिए स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी जो है वो जीरो नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Br2। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the basis of given delta H and delta S value signs for four reactions, identify which one shall be spontaneous at all temperature। मतलब हमको बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें सभी टेम्परेचर पर रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो ये सवाल किसका है, डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इस इक्वेशन से सॉल्व करना है अपन को। तो देखो सबसे पहले कंडीशन लेती हूँ मैं कि डेल्टा H जो है वो नेगेटिव है और डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा और डेल्टा एच भी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू डेल्टा जी की किस में आनी है, नेगेटिव में। और हमको पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर ये पॉजिटिव में आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। सही है, हमें काम किससे है, स्पॉन्टेनियस से, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, हम उस कंडीशन की बात करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो। अब देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन दे रखा है क्या ऐसा, डेल्टा एस पॉजिटिव डेल्टा एच पॉजिटिव, गलत। डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, मतलब ये सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब ये बाकी ऑप्शंस में क्या हो रहा है, तो मैं आपको एक बार और जो तीन कंडीशन होती है उनको बता देती हूँ एक बार, कि मान लो सवाल तो सॉल्व हो गया आपका इससे। ठीक है, अब और क्या सवाल आ सकता है, तो देखो डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फाइनली ये तो पॉजिटिव हो जाना है और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब आपको यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव चाहिए तो डेल्टा एच जो है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, टी डेल्टा एस से। ठीक है, डेल्टा एच क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए टी डेल्टा एस से।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको लो टेम्परेचर पे, सिर्फ लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी जो है वो स्पॉन्टेनियस होने वाला है जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में है और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव में है। लेकिन सॉरी, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में है और डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव में है। तो यहाँ पे सिर्फ लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। ठीक है, ऐसे ही अगला केस, अगर ये मान लो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये किस फॉर्म में ही रहने वाला है, ये पॉजिटिव की फॉर्म में ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टी डेल्टा एस जो है वो ज्यादा होना चाहिए डेल्टा एच से। तो ये थर्ड वाली जो कंडीशन है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव वाली, ये कब होगी, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनिटी में कब जाएगी, जब टेम्परेचर जो है वो हाई होगा, मतलब ये हाई टेम्परेचर वाली सिचुएशन में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। तो आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है कि अगर नेगेटिव डेल्टा एच है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो सभी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अपना, N2+3H2 2NH3 बना रहा है, डेल्टा एच नोट आर दे रखा है, मतलब इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें दे रखा है -92.4 किलो जूल। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। NH3 गैस के लिए हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है। अब आप देखो, आपको एक इस सवाल को नहीं समझ में आए कैसे करना है, तो आप एक बार ऑप्शंस को देखो, यहाँ पे किलोजूल पर मोल दे रखा है। ठीक है, मतलब हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल अमोनिया की बतानी है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, अमोनिया बन ही रहा है, मतलब यहाँ पे भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन यहाँ पे कितने मोल बन रहे हैं, 2। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है किसके लिए है, 2 मोल के लिए, और मुझे क्या चाहिए, 1 मोल के लिए। तो मैं क्या करूंगी, सिंपल -92.4 जो है उसको 2 से डिवाइड करूंगी, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 46.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतना सिंपल सवाल था ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड करना है, और अमोनिया के लिए क्या आ जाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, for a perfectly crystalline substance the absolute entropy S बराबर 0 at T बराबर 0 then ST that means absolute entropy at temperature T will be। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि जो ST होता है वो होता है इंटीग्रेशन 0 से T CP D ln T। ठीक है, ये होता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फॉर्मूला ये सीधे सीधे, तो आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं। 13 क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एंट्रोपी चेंज ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज बताना है, और किसके लिए बताना है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बताना है, आइडियल गैस के लिए बताना है। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जिसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या है, 0 है। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज होता है, मतलब डेल्टा एस होता है, वो क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब वॉल्यूम 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, Cv, और ये क्या हो जाएगा, ln T2/T1। ठीक है, या फिर डेल्टा एस बराबर सी वी एल एन P2/P1, इन दोनों फॉर्मूले में से कोई सा भी ऑप्शन में हो, वही क्या हो जाएगा आंसर। तो आप देखोगे यहाँ पे तो Cp दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये Cp दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे Cv दे रखा है ln T2/T1, ये सही हो जाएगा, यहाँ पे Cv ln V2/V1 दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मान लो आइसोकोरिक की जगह आपसे पूछ ले आइसोबैरिक, क्या पूछ ले, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक का मतलब क्या होता है, डीपी बराबर 0, तब क्या होगा एंट्रोपी चेंज, तो Cp करना है आपको, और ln T2/T1। यहाँ पे Cp किया था आपने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या करेंगे आप, Cp, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा S बराबर Cp ln V2/V1। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, कोई सा भी आपको दिखे आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेल्टा G बराबर डेल्टा H प्लस T डेल डेल अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P इज, ये सीधे सीधे इक्वेशन दे रखी है विच इज गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, तो आपको ऑप्शन देख के बताना था कि ये गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। ठीक है, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है उसकी और भी फॉर्म होती है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर मान लो ये नहीं होके कोई दूसरी फॉर्म आपसे पूछ ले तो वो कौन सी हो सकती है, तो डेल डेल जी अपॉन टी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर माइनस डेल्टा एच अपॉन
टी स्क्वायर। मतलब अगर मान लो आपको ये इक्वेशन दे दे और आपसे पूछ ले कि इनमें से ये इक्वेशन कौन सी है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। एक और फॉर्म और है इसकी, डेल डेल जी अपॉन डेल टी डेल 1 अपॉन टी एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर डेल एच। ये दोनों फॉर्म भी किसकी है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की। तो तीन फॉर्म हो गई, एक, दो और तीन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की तीन फॉर्म होती है, तीनों में से कोई सी भी पूछे आपको ध्यान रखना है ये तीनों ही क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन विल बी। आपको बताना एंथैल्पी फॉर्मेशन फॉर बेंजीन। आपको पता है बेंजीन कैसे बनेगी, 6 कार्बन प्लस 3H2, इससे क्या बन जाएगा C6H6। 6 कार्बन चाहिए इसलिए मैंने 6 कार्बन ले लिए, 6 हाइड्रोजन चाहिए इसलिए 3 हाइड्रोजन ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये चीजें दे रखी है, आपको इन चीजों से क्या बताना है, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है। आप इन तीन इक्वेशन को देखोगे तो आपको यहाँ से पता लग रहा है कि C6H6 इधर लेफ्ट साइड में है, मेरे को तो बनाना है, तो इस इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं उल्टा करूंगी तो ये डेल्टा एच जो है वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, फिर आप देखोगे यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, मेरे को भी क्या चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन। मतलब मैं क्या करूं, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को तो ऐड करूं और फर्स्ट को इसमें से घटा दूं, तो क्या मिल जाएगा आपको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर बेंजीन। सही है, तो मैं वही करने वाली हूं यहाँ पे कि इन दोनों को तो ऐड करूंगी और इसको माइनस करूंगी। अब इन दोनों को ऐड करने में क्या दिक्कत है, देखो 6 कार्बन काम आ रहे हैं, जबकि ये जो CO2 के फॉर्मेशन की दे रखी है, फिर ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ एक कार्बन के लिए है, मुझको कितने कार्बन के लिए चाहिए, 6 कार्बन के लिए। तो ये जो -393.5 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 6 से। -393.5 इसको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो आप, 6 से। ठीक है, फिर आप थर्ड वाली इक्वेशन को देखो, H2 प्लस हाफ O2, ये H2O बना रहा है। यहाँ पे एक H2 के लिए ये इक्वेशन, मेरे को कितने H2 के लिए चाहिए, 3 के लिए, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय -286.2। ठीक है, सब किलोजूल में है तो हमें बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर भी किलोजूल में दे रखा है। ठीक है, माइनस फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है उसमें C6H6 अपन को 1 मोल ही चाहिए, 1 मोल के लिए दे रखा है, बस मुझे यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट, मतलब ये किस में आएगी वैल्यू, प्लस में आएगी। ठीक है, तो प्लस 3267.7। बस आप इसको सॉल्व करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्लस 48.1 किलो जूल। अगर आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी इसको सॉल्व करोगे आप तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा प्लस 48.1। तो आपको जब भी इस टाइप के सवाल करो ना, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो हमको चाहिए उसमें हमको कितने कितने मोल चाहिए। कार्बन के 6 मोल चाहिए, ये 1 मोल के लिए है तो मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 मोल चाहिए, यहाँ पे 1 मोल के लिए है तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बाकी C6H6 मुझे बनाना है तो इसको मुझे राइट साइड में लेना है, इसलिए ये नेगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट हो चुकी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब डेल्टा एच जो है उसका टेम्परेचर के साथ में क्या चेंज होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो बताना है। तो सिंपल सा है, डेल्टा एच बराबर क्या होता है, CP/dt। तो यहाँ पे हमको देखना है CP किस ऑप्शन में है, तो CP कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कौन सा इनमें से सही है। तो हम जब भी एंट्रोपी की बात करते हैं तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है वो क्या है, हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स में क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग। तो हम लोग ये बोलते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें से जो ग्रेटर देन होती है वो होती है इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है उसके लिए, और जो इक्वल होता है वो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। ये हमसे किसके लिए पूछ रहा है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए पूछ रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पूछ रहा है, तो मतलब इक्वल वाला काम आएगा अपने। तो बस डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग बराबर 0 ये होना चाहिए। अब देख लो यहाँ पे बराबर 0 है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ये गलत है, ये लेस देन 0 है, ये गलत है, यहाँ बीच में माइनस साइन लगा दिया, ये गलत है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज absorbed by a system and 394 जूल ऑफ वर्क इज डन by the system, what is the change in internal energy for the process। ये सवाल है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है,
जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है वो क्या बोलता है आपके कि U बराबर होता है Q प्लस W। U क्या है इंटरनल एनर्जी, Q क्या है हीट और W क्या है वर्क। अब सवाल पढ़ो आप, इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट, मतलब हीट कितनी दे रखी है 701, मैंने 701 लिख दिया प्लस यहाँ पे फिर बोल रहा है कि हीट एब्जॉर्ब हुई है, इसलिए अपन ने क्या लिखी है प्लस में लिखी है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है हमेशा नेगेटिव, तो यहाँ पे 394 क्या है -394। अगर ये बोलता वर्क डन ऑन द सिस्टम तो +394 लेते, वर्क डन बाय द सिस्टम दे रखा है इसलिए मैं नेगेटिव लूंगी इसको, माइनस का 394, तो बस आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 307 जूल, सॉरी प्लस का 307 जूल, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है, आप इनको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 307 जूल। सिंपल सवाल था, बस आपको इसी टाइप से फॉर्मूले याद रखने हैं और आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सबसे बड़ी बात यह है थर्मोडाइनेमिक्स में कि सवाल हमको ध्यान से पढ़ना है। फॉर द रिएक्शन 2Cl Cl2 बना रहे हैं, द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S आर। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2Cl है वो क्या बना रहे हैं Cl2, तो अगर मैं आपसे एंट्रोपी चेंज पूछती हूँ तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने हैं एक, रिएक्टेंट में कितने हैं दो, तो -1, मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, मतलब नेगेटिव साइन, सही है। डेल्टा एच की बात करते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा एच के लिए कैसे बोलेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन देखो ना ये 2Cl है, यहाँ पे क्या बन रहा है Cl2, इस तरीके से, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। आपको पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है उसमें एनर्जी आपको देनी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी, तो बोथ नेगेटिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। द अगला क्वेश्चन है अपना, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 298 केल्विन, इतनी इतनी आपको दे रखी है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है CH4 का, अभी जैसे जस्ट ऊपर वाला सवाल किया था ना सेम टू सेम ये सवाल है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है हमको CH4 का, तो आप सभी को पता है CH4 कैसे बनेगा, कार्बन प्लस H2, यहाँ पे क्या लेना है CH4 बनाना है। अब देखो कार्बन एक है तो एक ही कार्बन चाहिए मेरे, एक ही मोल चाहिए, हाइड्रोजन 4 है तो मुझे यहाँ पे 2 मोल चाहिए इसके, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब आप इसको पढ़ो, मीथेन का कंबशन, मीथेन के कंबशन का मतलब क्या है, कंबशन का मतलब क्या होता है हमेशा जो भी आपको दे रखा है उसकी रिएक्शन करवा दो O2 से, सही है। अब आगे क्या बनता है इसको आप, इससे आपको काम नहीं है, आपको तो सिर्फ मीथेन का कंबशन करवाना है जिसकी वैल्यू आपके दे रखी है -890.3। फिर बोल रहा है ग्रेफाइट का कंबशन, ग्रेफाइट मतलब कार्बन, कार्बन का कंबशन दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है -393.5। फिर आपसे बोल रहा है डाइहाइड्रोजन मतलब H2, H2 का कंबशन करवा रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है -285.8। अब यहाँ पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में ही चाहिए तो मतलब एज इट इज रहेंगे ये, मुझे क्या करना है सेकंड और थर्ड को ऐड करना है, ठीक है। CH4 राइट साइड में है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है लेफ्ट साइड में है, तो मतलब इसको मुझे माइनस करना है -1, ठीक है, पहले वाले सवाल की तरह ही एज इट इज। अब आप यहाँ पे देखो कि कार्बन जो है वो क्या दे रखा है 1 मोल, यहाँ पे भी 1 मोल के लिए कंबशन दे रखा है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा -393.5, जबकि यहाँ पे 2 मोल चाहिए H2 के, यहाँ पे 1 मोल H2 की बात करी है हमने, तो यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -285.8, फिर माइनस यहाँ पे, तो ये CH4 जो है इसके लिए वैल्यू कितनी दे रखी है -890.3। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस हो जाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +890.3। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, ठीक है, और वो कितनी आ रही है 965.1। फिर आप इन दोनों इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 74.8 किलो जूल, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा -74.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर, तो अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है, ये Br2 वाला सवाल जो था ना उसमें अपन ने बोला था कि Br2 गैस में है इसलिए इसके लिए 0 नहीं होती है वैल्यू, अगर ये लिक्विड में होता तो इसके लिए क्या होती 0, एलिमेंटल स्टेट में 0 होती है स्टैंडर्ड जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो।
तो बस यही पूछ रहा है ये, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atmosphere expands isothermally into vacuum, वापस से क्या आ गया वैक्यूम, तो सवाल ही नहीं पढ़ना है अपने, वैक्यूम को देखते ही फ्री एक्सपेंशन का सवाल है ये, और फ्री एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेडिक्ट द एंट्रोपी चेंज इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में आपको एंट्रोपी चेंज बताना है। तो ये जस्ट अभी ऊपर एक सवाल देखा था ना हमने, जिसमें Cl, 2 Cl थे, वो क्या बना रहे थे Cl2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया इसने उल्टा दे दिया कि ये H2 है, ये क्या बना रहा है 2H बना रहा है। तो आप देखो मतलब सवाल कैसे आरपीएससी रिपीट कर रही है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर कर आके, तो आपको हमेशा PYQs को अच्छे से ही सॉल्व करके जाना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझ के जाना है, जिससे आप ऐसा कोई भी सवाल नहीं छोड़ पाए एग्जाम में जो पहले आरपीएससी पूछ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो H2 से 2H बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट कितने मॉलिक्यूल है इसमें 2, और रिएक्टेंट में कितने हैं 1, 2 - 1 तो 1, तो पॉजिटिव में है मतलब, तो एंट्रोपी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हम PYQs का सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे दें, तो आप वो टॉपिक हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।